वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता सेतु गोपालगंज। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया गया है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, जो ये अभिक्रिया आपको दिया हुआ है इसके लिए एक आपका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है क्या इसमें जिंक, उसका अभिक्रिया हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो आपका क्या बन रहा है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बन रहा है। तो इसके लिए हम समीकरण यहाँ लिख दिए Zn+2AgNO3 और आपका क्या बनेगा प्रतिफल ZnNO3 का होल ट्वाइस +2Ag। ठीक है, तो सेकंड है, इसमें बोला है कि सोडियम का अभिक्रिया जल के साथ कराइएगा तो क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो सोडियम का अभिक्रिया जल के साथ कराए हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है और H2 गैस निकला है। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस कर दीजिएगा, यहाँ दो लगा के यहाँ दो और यहाँ दो लग जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल जिसे हम लोग उत्पाद भी कहते हैं में परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित या समतुल्य रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में समतुल्य रासायनिक समीकरण पूछा है तब भी आपको यही डेफिनेशन लिखना है, और संतुलित रासायनिक समीकरण पूछे तब भी यही लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, यानी कि प्रतिफल की तरफ जितना तत्वों का परमाणु की संख्या हो उतना ही अभिकारक की तरफ भी हो। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है ताकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे, जैसे कि आपको ये समीकरण दिखाया गया यहाँ पे आप देखिए ये संतुलित समीकरण कहलाएगा। क्यों, क्योंकि एरो का जो लेफ्ट साइड होता है ये आपका अभिकारक कहलाता है और जो दाहिने साइड होता है इसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो हाइड्रोजन आपको यहाँ 4 नजर आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4, और प्रतिफल की तरफ देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना आपको नजर आ रहा है 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है देखिए तो यहाँ भी 2 है ऑक्सीजन। तो दोनों तरफ क्या प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो ये संतुलित समीकरण है। इसको संतुलित इसीलिए किया है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। अब आप अभिकारक का द्रव्यमान देखिए और प्रतिफल का द्रव्यमान देखिए दोनों का द्रव्यमान इक्वल आएगा। ठीक है, करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो 2 कर दिए, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है, हाइड्रोजन हाई कितना 2 है तो उसे मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, हाई कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ कितना होगा 4, अब प्लस यहाँ 32 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 36 आएगा। क्लियर, यानी कि जो अभिकारक है इसका कुल द्रव्यमान कितना आएगा यहाँ 36 आएगा। और प्रतिफल वाले में देख लीजिए आप, हाइड्रोजन का होता कितना है 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन कुल कितना है यहाँ पे 4 है, तो फिर 2 से गुना कर दिया, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है परमाणु द्रव्यमान, और हाई कितना है यहाँ पे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 4 होगा और यहाँ कितना होगा 32 होगा, इधर वाला भी कितना आ रहा है आपका 36 आ रहा है। तो क्या दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल का द्रव्यमान बराबर आ रहा है, हाँ। तो इसी को हम लोग को बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्लियर, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोला है अपचयन उपचयन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। अपचयन उपचयन जो दोनों एक साथ होता है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है या अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और दूसरा पदार्थ अवकृत होता है तो उसे क्या कहते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर, ये आप लोग एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या क्रियात्मक समूह को किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक परमाणु या क्रियात्मक समूह को किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ आयरन है और इसका अभिक्रिया कराया जा रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। तो आयरन जो है ना
ये सल्फेट को अलग कर दे रहा है, किससे अलग कर रहा है, कॉपर से। कॉपर से क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, क्योंकि कॉपर और आयरन दोनों में सबसे अधिक जो क्रियाशील होता है, आप लोग क्रियाशीलता श्रेणी देखिएगा तो उसमें आपको नजर आएगा कि जो आयरन होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। क्रियाशीलता श्रेणी में आयरन ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। तो इसके पास वो क्षमता होता है कि इसके कॉपर के साथ कोई भी क्रियात्मक समूह हो उसको अलग कर सके। ठीक है, आयरन के पास इतना क्षमता कैपेसिटी होता है कि कॉपर के साथ जो भी क्रियाशील समूह है उसको अलग करके वो अपने साथ एडजस्ट कर ले, अपने साथ ले ले। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, देखिए आयरन जो है ये क्या करता है, सल्फेट को अलग कर देता है, किससे, कॉपर से। जब सल्फेट को अलग करता है तो ये सल्फेट जो है ना आपका आयरन के साथ चला जाता है और यहाँ आयरन सल्फेट बना लेता है। ठीक है, और क्या अलग होता है यहाँ, कॉपर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉपर जो है वो अलग हो गया है। क्लियर, तो यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सल्फेट क्या हो गया है, प्रतिस्थापित हो गया किससे, आयरन से। जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसका क्या आंसर होने वाला है। सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखते हैं क्या होता है। जिन अभिक्रिया में प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ उस ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यहाँ ऊष्मा कर लीजिएगा यार, यहाँ ऊष्मा। क्लियर, जिन अभिक्रिया में प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। जैसे CH4 मीथेन का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, साथ ही साथ ऊष्मा बाहर निकलता है। क्लियर, तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें प्रतिफल के साथ साथ आपका क्या बन रहा है, ऊष्मा भी बाहर निकल रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऊष्माशोषी भी पूछा था इसमें, तो ऊष्माशोषी किसे कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा था, और यहाँ ऊष्मा अवशोषित होगा, ग्रहण करेगा, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी जिन अभिक्रियाओं में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होगा तो उससे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कार्बन का अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो यहाँ ऊष्मा अवशोषित होता है, तब आपका क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, CO और H2 बनता है। क्लियर, सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें। ठीक है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को देखना है। सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु में उपस्थित किसी परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु में उपस्थित किसी परमाणु को, ठीक है, अणु में उपस्थित किसी परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं जो जिंक है ना, ये आपको विस्थापित कर दे रहा है सल्फेट को, और सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण कर लिया है खुद, और कॉपर को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, विस्थापित कर दिया है बोल सकते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन में क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो है ना ये Na+Cl- में टूटता है आपका NaCl, और H2SO4 जो है H+ और SO4- में टूटेगा, तो यह क्या करता है, आयन का विस्तार आदान प्रदान कर लेता है। SO4 जो है सल्फेट, ये आपका सोडियम के साथ जाके सोडियम सल्फेट का निर्माण करेगा, और हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर लिया, आदान प्रदान कर लिया, यानी SO4 हाइड्रोजन के साथ आ किसकी गया, सोडियम के साथ, यहाँ पे सोडियम सल्फेट बना लिया, और हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ क्लोरीन है, ये दोनों आपस में मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर लिया। क्लियर, ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण लिखिए। सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया होता है क्या। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद या फिर प्रतिफल बोल सकते हैं का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो अभिकारक हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है, मिलकर जो होगा एक प्रतिफल का निर्माण करेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभिकारक जो लेफ्ट साइड में होता है एरो मार्क के, उसको बोलते हैं
यहाँ दो अभिकारक आपको नजर आ रहा होगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल है। ये दोनों अभिकारक मिलके आपका क्या निर्माण किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो उत्पाद है यहाँ कितना नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है ना, एक प्रतिफल नजर आ रहा है। दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक प्रतिफल या एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों संयोजित हो गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अपघटन वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों या प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है, उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से भी स्पष्ट है, वियोजन यानी कि विघटित होगा, ठीक है, अपघटित होगा। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। किसमें टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। इसमें ये एक यौगिक जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जा रहा है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड यार, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन दोनों में क्या हो रहा है, ये टूट रहा है। तो ये अभिक्रिया जो आपका कहलाएगा, ये आपका अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अगर इसका इन्वर्स चले, इसका अपोजिट चले, तब क्या होगा यहाँ पे, अगर ये दोनों मिलके आपका कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करे, तब अभिक्रिया कौन सा कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया, जो कि आप ऊपर पढ़े हैं। क्योंकि दो या दो से अधिक के अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, एकल प्रतिफल का निर्माण करता है, उसे संयोजन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका है क्या, वियोजन या अपघटन। तो यहाँ एक यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्या है, लोहे को जंग से बचने के दो उपाय बताएं। तो लोहे को जंग से बचने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। एक तो आपका उपाय है कि लोहे के सतह पर जिंक लेपित कर जंग से बचाया जा सकता है। दूसरा उपाय क्या है, लोहे के सतह पर ग्रीस लगाकर जंग से बचाना आसान है। ये दोनों जो तरीके हैं लोहे को जंग से बचाने के। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के उपाय बताएं। ठीक है, सबसे पहले संक्षारण देखते हैं क्या होता है। धातुओं का अभिक्रिया हवा में उपस्थित ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प से होने के कारण धातु के सतह का क्षय होने लगता है। यह प्रक्रिया धातु का संक्षारण कहलाती है। ठीक है, कोई भी धातु हो गया, अगर उसको खुले हवा में छोड़ देते हैं तो हवा में तो ऑक्सीजन उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है। ये क्या करता है, उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके अपने परत, अपने सतह को करने लगता है। ठीक है, और यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, धातु का संक्षारण कहलाता है। क्लियर, संक्षारण रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। एक तो आपका उपाय है धातु की सतह पर ग्रीस लगाकर। यदि लोहे की सतह पर ग्रीस लगा दिया जाए तब नमी नमी कर लीजिएगा, यहाँ पे इस टाइप हो गया, तब नमी वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ पाती है, जिससे जंग नहीं लगता है। क्लियर, जो सेकंड तरीका वो क्या है, कलई करके। लोहे की सतह को कलई करके भी बचाया जा सकता है जंग से, यानी कि कलर करके, रंग के। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे।